हेलो बच्चों, कैसे हो बेटे आप लोग। हम आप लोगों का हमारे क्लासरूम में स्वागत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्टनरशिप की जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उनके बारे में, और कितने प्रकार के पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हम सम्मिलित कर सकते हैं या पूछ सकते हैं जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना या रिकैपिटुलेट करना या संज्ञान में रखना आवश्यक है कि पार्टनरशिप जो साझेदारी प्रारूप है उससे क्या अभिप्राय है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो एक साथ मिलकर किसी व्यवसाय की स्थापना करते हैं, उस व्यवसाय से अर्जित लाभ हानि को बांटना स्वीकार करते हैं तथा उन सभी के द्वारा या उनमें से कुछ व्यक्तियों के द्वारा ऐसे व्यवसाय का संचालन किया जाता है। ऐसे व्यवसाय को हम साझेदारी बोल सकते हैं, या ऐसा व्यवसाय जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होकर किसी कानूनी व्यवसाय की स्थापना करते हैं। उस व्यवसाय के संचालन में अपना जो सामान्य ज्ञान है, अपना जो कॉमन ज्ञान है, अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रयोग करते हुए उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रारूप को हम साझेदारी प्रारूप व्यवसायिक संस्था का बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या हमें लाभ होते हैं साझेदारी प्रारूप के, जो हमें सोल ट्रेडर में नहीं मिलते, एकल स्वामित्व में नहीं मिलते, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में नहीं मिलते, कंपनी में नहीं मिलते, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं मिलते, केवल साझेदारी में ही मिलते हैं। यहाँ बात करते हैं इजी फॉर्मेशन, मतलब स्थापना काफी सरल होती है। यहाँ हमें कानूनी कार्रवाई बहुत सारे दस्तावेज तैयार नहीं करने पड़ते जो हमें कंपनी प्रारूप के अंदर या फिर सहकारी समिति प्रारूप के अंदर तैयार करने पड़ते हैं। हाँ, उतनी आसान नहीं है जितना हमारा सोल ट्रेडरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में होता है, लेकिन बाकी जो एडवांस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उससे ज्यादा आसान स्थापना हमारी होती है। इवन हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल ही होता है। हमें एक आधारभूत दस्तावेज तैयार करना पड़ता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। फिर बात आती है बैलेंस डिसीजन। एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा अधूरा साबित होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा लिए गए निर्णयों से, क्योंकि उन व्यक्तियों का ज्ञान अधिक होता है। अकेले व्यक्ति को व्यवसाय के इतने सारे पहलू, इतने सारे एक्टिविटीज होते हैं, उन सभी का ज्ञान नहीं हो सकता। जबकि हमारे पास दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं जो स्वामी हैं, उनको हम कार्य का विभाजन कर सकते हैं जिससे हमें स्पेशलाइजेशन का या एक्सपीरियंस का लाभ मिल सकता है, जो पार्टनरशिप में मिलता है, सोल ट्रेडरशिप में या ज्वाइंट हिंदू फैमिली में नहीं मिलता है। हमारे पास संसाधनों की मात्रा भी अधिक होती है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संसाधन जुटाकर वहां लगाने वाले हैं, तो हमारे डिस्पोजल पे, हमारे प्रयोग के लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। अब इन संसाधनों का प्रयोग चाहे हम अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए करें या कोई नया व्यवसाय एक साथ मिलकर उसी व्यवसाय की शाखा के तौर पर स्थापित करना चाहें। फिर आता है डिवीजन ऑफ रिस्क, दैट मीन्स हमारा जोखिम भी बढ़ जाता है हमारे लाभ के साथ। अगर हम किसी व्यक्ति को साझेदार स्वीकार करते हैं, वो लाभ में हिस्सा क्लेम करेगा, लेकिन इसके साथ साथ उस व्यक्ति को हानि में भी जो उसका हिस्सा बनेगा वो वहन करना पड़ेगा, जिससे हमारा जोखिम भी साझेदारी प्रारूप में सोल ट्रेडरशिप या ज्वाइंट हिंदू फैमिली से कम होता है, क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर तो कर्ता के ऊपर ही सारा का सारा दायित्व आता है, जबकि सोल ट्रेडर में सोल ट्रेडर एक ही व्यक्ति है, मालिक उसी के ऊपर दायित्व आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है, लायबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। सीक्रेसी की अगर बात करें तो साझेदारी संस्था में कंपनी जहां पर बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पर बहुत सारे सदस्य होते हैं, उससे बहुत ज्यादा सिक्रेसी साझेदारी संस्था के द्वारा एंजॉय की जाती है। जबकि सोल ट्रेडर में सबसे ज्यादा सिक्रेसी होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में वो सारी सूचनाएं, वो सारी योजनाएं रहेंगी। जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी एक ही परिवार है और परिवार की चार दीवार के अंदर वो सारी की सारी सूचनाएं रहेंगी, वो बाहर के व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात करें तो इसको हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। एडवांटेज कब है? जब हम इसका कंपैरिजन एडवांस फॉर्म के साथ करते हैं, और डिसएडवांटेज कब है? जब हम इसका कंपैरिजन हमारे ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं। फिर आते हैं हानियां क्या है। लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो दायित्व होता है साझेदारी संस्था में वो असीमित होता है। साझेदारों की निजी संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है साझेदारी फॉर्म के दायित्व के लिए। संसाधन हमारे सीमित होते हैं, किसके अगेंस्ट? जो एडवांस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत विशाल मात्रा में पूंजी और तकनीक निवेश की जाती है, उनके अगेंस्ट हमारे संसाधन सीमित है। फिर बात करते हैं लैक ऑफ हार्मोनी। सबसे ज्यादा झगड़े साझेदारी प्रारूप के अंदर हमारे होते हैं, क्योंकि सभी के पास अधिकार है निर्णय लेने का, सभी को बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो यहाँ विवादों की एक प्रारूप है साझेदारी संस्था। अगर विवादों को समाप्त कर लें तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर विवाद समाप्त होते ही नहीं है, हमारे 40 से 50% जो साझेदारियां हैं वो पहले 5 या 6 साल में समाप्त हो जाती हैं, जस्ट इसी की वजह से। इसीलिए पार्टनरशिप डीड का लिखित में होना आवश्यक है, ताकि झगड़ों का निपटारा हम समय से सरलता से कर सकें। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ऐसी जो संस्थाएं होती हैं उनका अस्तित्व स्थायी नहीं होता। साझेदार की मृत्यु से, उनकी इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो जाने से, उनका मानसिक या शारीरिक तौर पर एक्सक्षम हो जाने से, या फिर साझेदारी के अनुबंध के किसी क्लोज का वॉयलेशन हो जाने की वजह से साझेदारी संस्था समाप्त हो जाती है। जबकि हम बात करें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति की, तो उनका अस्तित्व चिरकालीन होता है, चलती रहती है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, ऐसे संस्थाओं में
जनता का भरोसा इतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक तो इनको अपनी डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक नहीं करना होता है, दूसरा ऐसी संस्थाओं में झगड़े लगे ही रहते हैं, तो जनता का विश्वास सबसे कम होता है साझेदारी प्रारूप के अंदर। फिर हम बात करते हैं साझेदार दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण साझेदार, अपूर्ण साझेदार। पूर्ण साझेदारों से अभिप्राय उन साझेदार होते हैं जो पूंजी में निवेश करते हैं, लाभ हानि में हिस्सा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ साझेदार रेगुलरली बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेट करें या कुछ इरेगुलरली पार्टिसिपेट करें। उस आधार पर हम उन्हें बोलते हैं कि वो पूर्ण साझेदार हैं। अपूर्ण साझेदार या तो फिर वो अपना नाम ही संस्था को देते हैं, या फिर पूंजी ही संस्था को देते हैं, या फिर वो लाभ में हिस्से के लिए ही साझेदार होते हैं। या तो उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, या तो उनको लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, या तो फिर उनको बिजनेस के संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संचालकों को हम बोलते हैं अपूर्ण पार्टनर्स या अपूर्ण साझेदार। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव पार्टनर, जिसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। वो साझेदार होते हैं बेटे जो पूंजी भी निवेश करते हैं, साझेदारी के कार्यों में हिस्सा भी लेते हैं, उसके साथ साथ लाभ और हानि में भी जिनका हिस्सा प्राप्त होता है, वो हमारे एक्टिव पार्टनर्स कहलाते हैं। उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर्स आते हैं हमारे। स्लीपिंग पार्टनर, सूक्ष्म पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो पूंजी निवेश करते हैं, लाभ हानि में हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन संस्था के कार्यभार का हिस्सा कभी कभार लेते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कभी कभार हिस्सा लेते हैं, उनको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। जबकि हमारे सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जिसका पता तृतीय पक्ष को नहीं होता, केवल साझेदारों को होता है। साझेदारी संलेख में उनका नाम भी होता है, परंतु तृतीय पक्ष नहीं जानता कि ये व्यक्ति इस संस्था में अंदर साझेदार भी होगा। ये हमारे होते हैं तीन तरह के, पूर्ण साझेदार, एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर्स। अब हम बात करते हैं नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स या अपूर्ण साझेदार। यहाँ हमने देखा था सक्रिय है, सुप्त है और गुप्त पार्टनर्स है, जबकि यहाँ पर हमारे पास है नॉमिनल पार्टनर, दैट मींस नाम मात्र के साझेदार। नाम मात्र के साझेदार वो साझेदार होते हैं जो संस्था को केवल अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, ना तो वो लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करते हैं, ना ही वो कोई पूंजी निवेश करते हैं। बात करते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। कोई ऐसा व्यक्ति जो साझेदारी संस्था का साझेदार नहीं है, परंतु तृतीय पक्ष के आगे ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो साझेदारी संस्था का साझेदार ही है। और अगर वो तृतीय पक्ष साझेदारी संस्था के साथ कोई अनुबंध करता है इस आधार पर कि वो व्यक्ति साझेदारी संस्था में साझेदार है, तो उस व्यक्ति को उस एग्रीमेंट के दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक होता है हमारा पार्टनर्स बाय स्ट्रगल, दैट मींस वो साझेदार जो साझेदारी संस्था से रिटायर हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है, परंतु फिर भी तृतीय पक्ष के आगे ऐसा बिहेव करता है कि अभी भी वो साझेदार बना हुआ है। उस व्यक्ति को भी उस अनुबंध के लिए जो तृतीय पक्ष ने इस आधार पर किया है कि वो साझेदार है के लिए उत्तरदायी उसी अनुपात में ठहराया जाएगा जिस अनुपात में वो रिटायरमेंट से पहले संस्था में लाभ हानि को प्राप्त करता था। फिर बात करते हैं लिमिटेड पार्टनर्स। बेटे लिमिटेड पार्टनर और सीमित साझेदार वो साझेदार होते हैं जिनका दायित्व संस्था के अंतर्गत उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक सीमित कर दिया जाता है, उससे ज्यादा उनसे कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता। माइनर पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है। कानूनी तौर पर ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है किसी भी अनुबंध में पक्ष नहीं बनाया जा सकता। फिर भी साझेदारी संलेख की जो धारा 30 है उसके अंतर्गत किसी माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं, लेकिन केवल लाभ में हिस्से के लिए, हानि में उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। फिर बात करते हैं कोर पार्टनर्स होता है, पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट, लाभ में हिस्से के लिए साझेदार। ऐसा साझेदार केवल लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखता है, पूंजी निवेश करता है, लेकिन कार्य संचालन में उसको हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों से फिर से कहेंगे, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय, सी यू।